हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्रियल स्किल्स, वर्कमैनशिप और उच्च कोटि की लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर रहा है। हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स, जेवरात, मसाले, हथियार, मेटल प्रोडक्ट्स, समुद्री जहाज इत्यादि दूर दराज के व्यापारी खरीदने आते रहे। 16वीं व 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व अन्य यूरोपीय लोग इस देश में गरीबी की तलाश में नहीं, इस देश की संपदा व लग्जरी प्रोडक्ट से आकर्षित होकर व्यापारी बनकर हिंदुस्तान आए थे। आज भारत को एक गरीब कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन कुछ 200 साल पहले तक हिंदुस्तान दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी के रूप में जाना जाता था। हमारी पारंपरिक तकनीकी संपदा की एक विशेषता ये भी रही है कि ये कुछ एक शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। ये कारीगरी, तकनीक व कुशलता विस्तृत रूप से गांव-गांव में उपलब्ध थी। ये एक आम धारणा थी कि 32 कलाओं के व्यवस्थापन से एक गांव की सृष्टि होती है और इसीलिए हर एक गांव स्वावलंबी हुआ करता था और गांव-गांव में अनोखी कलाकृतियां, सुंदर घर, हवेलियां, मंदिर, मस्जिदें पाई जाती थी। लग्जरी गुड्स भी सिर्फ राजे महाराजाओं के कंजम्पशन के लिए नहीं बनती थी। गांव-गांव में आम घरेलू रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में भी उम्दा कलाकारी व दक्षता रहती थी। इसीलिए हमारे गांव की औरतों के पहने पुराने जेवरात, आम घरों के पलंग, पीढ़े, कढ़ाई कसीदा किए कपड़े, तांबे, चांदी, पीतल के बर्तन, घर के पुराने झरोखे आज महंगे एंटीक्स के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं। इस तकनीकी धरोहर के मालिक विश्वकर्मा नामक जाति समूह से आते हैं और देश के हर शहर और हर गांव में पाए जाते हैं। विश्वकर्मा लोगों का मानना है कि वे पृथ्वी के सृष्टिकार हैं, क्योंकि समाज की हर प्रोडक्टिव व क्रिएटिव एक्टिविटी इनकी कला व हुनर पर आधारित है। जाति व्यवस्था व व्यवसाय के घनिष्ठ संबंध की वजह से इन कम्युनिटीज की कला व हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती रही और इसीलिए उसमें इतनी उत्कृष्टता आ पाई। क्या यह हास्यास्पद बात नहीं कि जिन जाति समूह ने हमारे देश की टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्स व इंडस्ट्रियल स्किल्स को जन्म दिया, उन्हें सदियों तक विकसित किया, उन्हें सरकार आज बैकवर्ड व मोस्ट बैकवर्ड कास्ट करार कर चुकी है। इनकी कला व हुनर क्यों और कैसे लुप्त होती जा रही हैं? इनकी डिवैल्यूएशन से बाकी समाज पर क्या असर पड़ा? इन्हीं कुछ सवालों पर मनस के इस प्रोग्राम में हम प्रकाश डालेंगे। विश्वकर्मा जाति समूह में 5 मुख्य व्यवसाय शामिल हैं। मनु, जो लोहे का काम करते हैं, मै, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, त्वस्त यानी लोहे, पीतल, तांबे व कांसे का काम करने वाले मेटलर्जिस्ट्स, शिल्पी यानी आर्किटेक्चर से जुड़े लोग, पत्थर तराशने से लेकर बिल्डिंग डिजाइन व ईंटा, सीमेंट, चूने का काम करने वाले कारीगर। इन सब की विद्या वास्तुशास्त्र कहलाती है। 5वां तबका विश्वज्ञ यानी सुनारों का है, जो सोने चांदी के जेवरात बनाते हैं, यानी समाज की हर रचनात्मक व उत्पादक क्रिया इनके योगदान पर आधारित है। Without this community, nothing can happen. Even for suppose we take basic needs, food. For food is being cultivated by this farmer. But farmer, he has all tools has to be made by this carpenter. Without carpenter and blacksmith, the man cannot cultivate the thing. One. Second, then next requirement is your cloth. A weaver can do his cloth and everything without help of the loom. That is being made by our this carpenters. Then comes brassmith. See that you have to take your food and all these things, vessels and everything. Then after food, you have to have a residence. That is third basic necessity. For that, they have to seek the help of this architecture, that is Thapati, and also the carpenter. Without these two people, all the basic needs are being done by these, supplied by this community at large, by these 3 Vishwakarmas. Even after that, all these basic needs are fulfilled. Suppose he wants to become pious. He has to go to the temple. The temple is being built by our Vishwakarmas only. So, the life starts from Vishwakarma, then Vishwakarma. Without Vishwakarma, there is no culture, no civilization, nothing. That is why we are very proud to say
We are the people who have given the culture and civilization to this entire Bharat. विश्वकर्मा जाति समूह में सबसे ज्यादा बुरा हाल लोहारों का हुआ, विशेषकर वे लोहार जो ओपन पिट माइनिंग द्वारा पत्थर से आयरन स्मेल्ट करके लोहा बनाते थे, जैसे छोटा नागपुर की ये अघाड़िया जाति। आज इनका हुनर केवल म्यूजियम में नुमाइश करने को रह गया है। अब साल में एक बार भोपाल के म्यूजियम ऑफ मैन में इनसे प्रदर्शनी के लिए भट्टी लगवाई जाती है। अभी तो ये भट्टी हम तोड़ दिए हैं। ये दुकानों से मतलब लोहे खरीद कर अपना औजार बनाते हैं। क्यों तोड़ दिए हैं भट्टी? कान्हा वाले परेशानी करते हैं पत्थर कोयले में। समझी नहीं मैं, वो क्या परेशानी करते हैं पत्थर कोयले लाने में? नहीं ले जाने देते। कानून है उसके खिलाफ कि ऐसे ही तंग करते हैं? नहीं, कानून है। इनकी एग्जिस्टेंस अभी भी अवैध है, इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद हम लोगों ने उसी कानून को रखा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। आज भी लॉ पर आपके एक्साइज है, तो उसमें आप नहीं खोद सकते ये लॉ को। और हालांकि इनका निम्न कोटि का ओर लेते हैं ये लोग बनाने के लिए, जो कि आज की इंडस्ट्री यूज नहीं करती है। इन्हें इस हाल में लाने का दौर अंग्रेजी हुकूमत से शुरू हुआ। अंग्रेजी शासन ने एमिनेंट डोमेन के माध्यम से देश की पूरी जमीन और वन संपदा व अन्य नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी मिल्कियत घोषित कर दी। इससे यहाँ के लोगों के भूमि व प्राकृतिक संपदा पर पारंपरिक मान्य अधिकारों को एक झटके में उखाड़ दिया गया। बिना सरकारी लाइसेंस लिए और टैक्स दिए खनिज पदार्थों की माइनिंग इल्लीगल करार दी गई, जिससे अघाड़िया जैसे जातियों के पुश्तैनी व्यवसाय अवैध हो गए। इन पर लगाई बंदिशों के पीछे कुछ और भी कारण थे। भारतवर्ष के लोहा से ही आपका लंदन ब्रिज बना है। यहाँ से ले जाकर लोहा, क्योंकि लंदन उस समय उनके अपने उसमें ग्रेट ब्रिटेन में लोहा बनाने की विधि विकसित नहीं थी इतनी। वो जब बनाने लगे अपने ग्रेट ब्रिटेन में अपने बनाने लगे, तो वो लोग चाहते थे कि उनका माल यहाँ पर बिके, तो वो अपना जो है यहाँ पर स्टील बना के और लोहा बना के बेचने लगे। दूसरा कारण ये था कि क्योंकि ये लोग इससे तलवार और भाले वगैरह बनाते थे, जिससे कि मिट्टी में इन लोग हिंदुस्तानियों को आसानी पड़ती थी लिबरेशन के लिए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि आप लोग अब लोहा और इस्पात नहीं बनाएंगे। अघाड़िया जाति के सिर्फ कुछ एक परिवार इस कला व हुनर की धरोहर को केवल एक याद के रूप में जिंदा रख पाए, चोरी छिपे कभी कभार जंगल में भट्टियां लगाकर। नतीजा, इनकी तकनीक विकसित होने की बजाय पिछड़ने लगी। इस सब के बावजूद इनके बनाए लोहे की गुणवत्ता का इतिहास साक्षी है। Roman period, this used to be an item of export to the Roman Empire. In fact, the Roman Empire and the historians are often in great distress, saying that the coffers of the Roman Empire are being drained by Indian silk, Indian steel and Indian spices. No, that's the kind of technology that we had. इस लोहे में जंग नहीं लगता, ये जंग रोधक है और इससे बहुत बड़ी-बड़ी फोर्जिंग्स बनाई गई हैं भारतवर्ष में। जैसे कि दिल्ली का लॉ पिलर 400 AD में बनाया गया था और तब से अभी तक वो खड़ा हुआ है, उस पर जंग नहीं लगा है। For about 2000 years, India used to produce some of the finest steels of India, and we used to export steels to various parts of the world. But for the last 50 to 75 years, we've been importing technology from various parts of the world, and Indian steel is one of the costliest and one of the poorest